माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जो मुल्क को बनाने में अपना अहम किरदार निभा रही हैं। तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं गवर्नर की तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर एक गवर्नर का काम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक गवर्नर का बेहद अहम रोल होता है एक सूबे को चलाने में। जब पहली बार गवर्नमेंट बन रही होती है तो सबसे पहले जो भी पार्टी इख्तिदार में आई होती है, गवर्नर उसे अपनी सरकार बनाने के लिए बुलावा देता है, और जब तक गवर्नर उस पर दस्तखत नहीं कर देता है या अपनी रजामंदी जाहिर नहीं कर देता है, तब तक वो सरकार नहीं बनती है। दूसरी अहम बात, जब कोई भी बिल पास होना होता है सूबे में तो वो बिल पास होने के बाद सबसे पहले गवर्नर के पास आता है, और जब गवर्नर के दस्तखत उस पर हो जाते हैं तभी वो बिल एक कानून की तरह बनता है। तो ये एक अहम रोल होता है गवर्नर का। उसके अलावा और भी बहुत सारे अहम रोल होते हैं। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी की तो जो वाइस चांसलर होते हैं वो भी अंडर आते हैं गवर्नर के। उसके अलावा अगर कहीं पर नेवी बेस है तो वो भी गवर्नर के अंडर आते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ें हैं जो सूबे में चल रही हैं, चाहे वो सोशल इशूज़ हों, उसको गवर्नर बहुत बारीकी से देखता है और जो भी उसकी राय होती है वो सरकार तक दे सकता है। तो ये तमाम अहम रोल हैं गवर्नर के जो एक सूबे को चलाने में उसके होते हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में अपना नाम कमाया, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन रही और अब गोवा की गवर्नर हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मृदुला सिन्हा साहिबा से। मृदुला जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो मैं शुरुआत ही इसी सवाल से करूंगी। अक्सर हम सब लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि एक गवर्नर का आखिर एक स्टेट को चलाने में क्या अहम किरदार होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गवर्नर कैसे स्टेट की जो भी कामकाज होते हैं उसमें किस तरह से मददगार होता है। पोस्ट तो बहुत ऑर्नामेंटल है जी, लेकिन ये संवैधानिक पद है। जी, संविधान के अनुकूल राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, और एक सिलसिला जो है वो सरकार की है। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, जी, जो सरकार बनती है, उस सरकार में सबसे पहले ये दल सरकार बना सकती है, उसकी उनको आज्ञा देना या उनको ये गवर्नर के हाथ में है। और उसी प्रकार से गवर्नर ही मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण करवाता है। जी, और ये छोटे से इस काम से ये समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट में अपरोक्ष रूप से उनका गवर्नर का हाथ होता है। जी, ये संविधान बनाया गया है। जी, और हाथ किस तरह से होता है कि अभी आजकल जितने भी बिल आते हैं वो बिल इंट्रोड्यूस होने के पहले और वहाँ से पास होने के बाद मेरे पास आते हैं। आपको दस्तखत सभी गवर्नर के पास। जी, उनको दस्तखत करना होता है या फिर मुझे उसमें कोई सवाल पूछ सकती हूँ। ये भी हो सकता है कि हम एग्री नहीं करें उससे, तो हम बिना दस्तखत किए उसको वापस कर सकते हैं और उसमें अपना संशोधन दे सकते हैं। और फिर उनको जो रूल है, जो ये है, मान लीजिए बीच में अभी विधानसभा नहीं चल रही, तो विधानसभा नहीं चल रही और गवर्नमेंट के लिए कोई अर्जेंट है कि वो एक नियम बनाना है, कानून बनाना है, उसको कानून नहीं बनना कहेंगे, अध्यादेश कहते हैं। जी, वो अध्यादेश जारी होता है। तो ये काम राज्यपाल का होता है। जी, और राज्यपाल जो है वो सीधे सीधे सरकार नहीं चलाता है, लेकिन सरकार किस तरह चले उस पर नज़र भी रखता है
और साथ साथ समय समय पर उसे सुझाव दे सकता है। अगर आपको लगता है कि माना कि जैसे आप गोवा में गवर्नर हैं और वहाँ पर कुछ आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है कुछ चीज़ें ही ठीक नहीं चल रही हैं, तो क्या आप चिट्ठी लिखकर या किसी तरह से उन्हें बताकर आप ये कह सकती हैं कि भाई ये चीज़ें सही नहीं चल रही हैं? जी बिल्कुल, वही सुझाव होता है कि इसको ऐसे करना चाहिए। और बिल के बारे में मैंने बताया कि जब एक्ट बनाने से पहले दस्तखत होता है अंतिम गवर्नर का ही, और यदि उस बिल में कुछ कमी है वो पास होके भी विधानसभा से आ गया, जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है दोनों जगह से, फिर भी आवश्यक नहीं कि गोवा उसको आंख मूंद के साइन करे, ये गवर्नर उसको देखना पड़ेगा कि इसमें सब उसके मन अनुकूल है या जनता के अनुकूल है। बिल्कुल, ये सारी चीजें, क्योंकि जो मेन हमारा टारगेट है वो जनता है, तो ये गवर्नर का काम है वहाँ। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नर का कुछ भी काम नहीं है, सारी सरकार करती है और आप, तो ऐसा नहीं है। जैसे देखिए गोवा में नेवी का भी हेडक्वार्टर है, आर्मी भी है, सब है, तो उसके भी जो चीफ होते हैं वो, फिर विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ है, किसी किसी जगह 15 है, 20 है, इतने विश्वविद्यालय हैं, और वहाँ के चांसलर है, कुलपति है, वो गवर्नर होता है, कि जो कि समाज का बैकबोन है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो जिस तरह भी चाहे वो चीज़ लागू कर सकता है। कानून तो फिर गवर्नमेंट ही बनाएगी, लेकिन हेड होने का मतलब है कि आप देख रहे हैं, सुझाव दे सकते हैं क्या क्या हो रहा है, यू हैव टू गाइड देम। इस तरह से बहुत सारी ऐसे, जैसे रेड क्रॉस है, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, उसकी ऑटोमेटिकली उसके संविधान में है कि वह गवर्नर ही उसकी हेड होगी। ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का जी। और न्यायपालिका में जो भी आएंगे अध्यक्ष ये बन के चीफ, वो हमारी सहमति से आएंगे, हमारी सहमति ली जाएगी। ओके। तो इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र के, एडमिनिस्ट्रेशन के हर क्षेत्र में हमारा गवर्नर का से होता है जी। ये इस तरह बनाया। आप ये बताएं कि आप हमेशा से लिटरेचर से जुड़ी रही, हिंदी लिटरेचर से, साहित्य से जुड़ी रही। आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं और उसके अलावा कई किताबों पे, एक किताब पे आपकी फिल्म तक भी बनी है। तो उससे लिटरेरी बैकग्राउंड से आके आप कैसे पॉलिटिक्स में आप कैसे आई? कि देखिए, साहित्य और राजनीति में कोई फर्क नहीं, नजरिए का सवाल है। जीवन का जितना क्षेत्र है उसका उद्देश्य यही है, समाज को ऊंचा ले जाना, देश को ऊंचा ले जाना, देश में न्याय की व्यवस्था होना, मानव का निर्माण होना। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वो एक साहित्यकार भी करता है, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी करता है और राजनीति में रह के भी करता है। काम वही है, थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता है उसके व्यवहार में होती है। ये कहा जाता है कि अगर कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, आप उसकी चेयरपर्सन भी रही हैं, कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है या सोशल इश्यूज को उठा रहा है, तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हैं, और ज्यादातर लोग जुड़ते हैं इसी तरह से क्योंकि वो आम लोगों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक कोई इंसान लिटरेचर बैकग्राउंड से होता है तो उसका ताल्लुक होता है सिर्फ किताबों से, उसने कलम उठाया और पेपर पर जो उसके दिमाग में आया उसने लिख दिया, तो उनसे थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया जाता है। तो क्या उस वक्त आपके जहन में तब भी था कि आपको इस तरह? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा से पॉलिटिक्स, हमेशा, मतलब मैं 77 से हूँ, 80 से मैं पदाधिकारी हूँ, अभी से 1980 से लेके आज तक। वहाँ भी रचना का काम था, महिला मोर्चा का मुझे दिया, तो महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष हुई। उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी, कलम भी उठाया। मैं हमेशा कहती थी कि जब जरूरत होती है तो कलम उठा लेती हूँ, जब जरूरत होती है तो कदम उठाती हूँ। आंदोलन है कदम उठाना जी, और लेखन है कलम उठाना। दोनों का उद्देश्य रचना है। बिल्कुल। जब हम किसी बात को लेके आंदोलन करते हैं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो जब हम ये बात करते हैं कि ये नहीं चाहिए, तो हम साहित्य लिखते हैं, तो हम वैसे पात्र को क्रिएट करते हैं जिसको समाज नहीं चाहता है, विलन हो जाता है, उसको नहीं चाहिए। और जिसको समाज, जिसके लिए उपयुक्त है, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का जीवन, लेखिकाओं का जीवन कलछी से कलम तक है। तो हमारे हाथ में कलछी भी है और हमारे हाथ में कलम भी है। जब जरूरत होती है तो हम, और एक और कहा गया है कि साहित्यकार को भी और राजनीतिक नेता को भी, इन सबको अतीव संवेदनशील होना चाहिए। जिसके अंदर संवेदना नहीं है
वो साहित्यकार नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जिसके अंदर संवेदना नहीं है वो सफल साहित्य राजनेता नहीं हो सकता। मृदुला जी, कहते हैं कि किसी भी ज़िंदगी में, इस तरह से आप पुरुषों की बात कर रही थी, तो हम आपके पति की, आपके हस्बैंड की बात करेंगे। जब आपकी ज़िंदगी पर हम एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि आपके हस्बैंड का रोल आपकी ज़िंदगी में और जिस मुकाम पर आप हैं उसमें बहुत अहम रहा है। आप किस तरह से इसको देखती हैं? मैं तो इसको स्वीकार करती हूँ कि मैं जो कुछ थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ मैंने हासिल की है वो मेरे अपने पति के कारण की है। मेरे विवाह के समय मैं 16 साल की थी, तो मेरे पति हमेशा मेरी माँ को चिढ़ाया करते थे कि इसको आँख नाक दुनिया को देखने की नज़रिया है ही नहीं, आँख ही नहीं है। तो मेरी माँ भी मजाक में कहती थी आँख तो है, छोटी छोटी है। तो वो बेचारी समझ भी नहीं पाती थी, वो समझती थी कि दूसरा सिंपल गांव की रहे। तो सचमुच उन्होंने ऐसा कभी मुझे नहीं समझा कि ये पत्नी है और इसको मेरी सेवा करनी है, इक्वलिटी की भाव, नेवर। वो हमेशा से मुझे कुछ बनना है, दिन रात जैसे बच्चों के पीछे हम लगे रहते हैं। और दृष्टि देना राजनीति में भी, साहित्य में भी, लेकिन हमेशा एक आदर्श मोरल के साथ जिंदगी कैसी जीनी है ये पग पग पर उनका रहा है। मैंने जो उनके सपने हैं एक औरत के बारे में, केवल पत्नी के बारे में नहीं, एक भारतीय नारी के बारे में, मैंने उस पर मेहनत जरूर की है। उन्होंने रास्ता दिखाया, यहाँ तक पहुँचना है, तो मेहनत मेरी है जी। और उनके सपनों में अपना सपना मिला के थोड़ा बहुत संशोधन करके, अब तो पता ही नहीं है किसका सपना वो है, किसका सपना वो, इतना मिक्स हो गया। वो तो आम परिवारों में हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ पति पत्नी जो है वो दलहन का दाना है और उसके अंदर 2 दाना है, पति पत्नी। और वो जो दाम्पत्य है, जो ऊपर से कवर है, छिलका है, उसके रहने के कारण दोनों जब जुड़ के रहते हैं तो उनके अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे सारा अंकुरित होते हैं, परिवार हित में अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे चल के वो समाज हित के भाव हो जाते हैं जी। और कभी कभी तो दंपति हमेशा आप देखेंगे कि वो घर परिवार को संभाल लिया तो दोनों मिलके धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में जाते हैं। इसके अलावा आप एक ऐसे सूबे से आती हैं, स्टेट से आती हैं जहाँ पर हम हर लिहाज से देते हैं गरीबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन का अगर हम हाल देखें वो बहुत नीचा स्तर है उसका। आप एक प्रिंसिपल भी रही हैं, तो आप जबकि अब आप एक पावर में हैं, एक तरह से आप गवर्नर हैं, तो क्या आपकी नज़र अपने स्टेट की तरफ भी जाती है जहाँ से आप आई हैं, जिसने आपको बहुत कुछ दिया है? बहुत जाता है। मैं तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ दिन रात उनका। और ये भी बता दूं, जो हम जो कहते हैं ना, बैकवर्ड नहीं है बिहार जी। बिहार में एजुकेशन बहुत है, खास के महिलाओं का एजुकेशन भी। थोड़े आंकड़े बहुत आंकड़े अभी मुझे ये नहीं है, आंकड़े जो भी हों। और आप देखिए तो आज से कब 1958 में मैंने मैट्रिक पास किया। उस समय कितने राज्य हैं जहाँ महिलाओं को पढ़ाया जाता था, तो कम संख्या थी उस समय। ऐसा नहीं कि सब पढ़ती थी, मैं अपने गांव की इकलौती थी जो मैंने पढ़ाई की। लेकिन अभी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, सब है। फिर भी जहाँ जहाँ जो कुछ होना है, सोशल प्रॉब्लम्स, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, मार पीट, महिलाओं का जलाना वलाना, वो सब बहुत कम है। आपको ऐसा लगता है? बहुत नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं तो हर बार गांव में जाके हर दूसरे महीने देख के आती हूँ, सुनती हूँ कि वहाँ बहुत अभी सोशल इम्यूनिटी है, लोग हैं। तो एक थोड़ा सा शर्म लिहाज भी है लोगों को कि दूसरे लोग किसी को मारेंगे, पीटेंगे, घर में करेंगे तो दूसरा आ जाता है, पुलिस नहीं, दूसरे पड़ोसी आ जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप अभी गोवा के गवर्नर हैं और आप बिहार से आई हैं, तो वहाँ पर जाके आपको कुछ कल्चरल डिफरेंस लगता है? आपको लगता है कि उनको समझने के लिए अभी आपको थोड़ा और वक्त देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। और मैं जब गोवा की गवर्नर बनने के बाद बिहार गई तो लोगों ने मुझे बार बार कहा कि आप तो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व रही हैं, संस्कृति के लिए काम करती रही हैं, आदि आदि। तो अब गोवा में जाके क्या करेंगी, कैसे करेंगी? बिहार की संस्कृति पे आपने इतना लिखा है, लोक संस्कृति पे। तो मैंने कहा था कि मैं बागमती और गंगा का जल, वहाँ की जो मांडवी और दूसरी नदी है जुआरी नदी, उसमें मिला दूंगी संस्कृति। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं 20 गांव में गई हूँ अब तक और वहाँ के पर्व त्योहार सारे सब देख रही हूँ। और हमारे भी पर्व त्योहार, हमारे छठ में इतने गोवंश आए थे वहाँ गेट पर, यहाँ घाट पर मैं गई थी, तो मुझे आश्चर्य होता है, कुछ अंतर नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी हमारी, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पर है तो भारत का ही एक हिस्सा।
और जब जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में जो विविधता में एकता हम कहते हैं ना, तो रीति रिवाज, थोड़ा बहुत खान पान में अंतर, खान पान में भी विशेष अंतर नहीं, वही चावल और वही गेहूं को ढंग ढंग से बना के खाते हैं। कहीं कहीं तेल अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होता है, हम सरसों का तेल खाते हैं, वहाँ पे नारियल का तेल है, वो सब कोई फर्क नहीं है, ये बाहरी आवरण। आप हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर आप घूम चुकी हैं, आपने देखा है, आपने इश्यूज देखे हैं लोगों के, किन चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। अब आप गोवा की चूंकि गवर्नर है, तो आप उन जगहों से अगर गोवा की हम बात करें तो वहाँ इश्यूज में किस तरह से आप डिफरेंट कम है। ऐसा है कि वहाँ सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में पुर्तगीज के ज़माने से लागू है, और हम बाकी स्टेट में लड़ाई कर रहे हैं, होना चाहिए सारा। हमारे भाजपा वाले के हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा रहता है, महिलाओं के बीच में काम करती रही, इसलिए हमेशा मांग करती रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सब के बहुत सारे अधिकार, वैवाहिक अधिकार, ये अधिकार एक हो जाते हैं, महिला के हित में ज़्यादा वो होगा जो भी है। वहाँ ये स्थिति रहने के कारण हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुस्लिम कम है, क्रिश्चियन और हिंदू में कोई ये नहीं, इतना सोशल हार्मनी है। अब मेरे एक एडीसी हैं, वो क्रिश्चियन है, मुझे किसी बात में कहीं भी कोई फील ही नहीं होता है कि क्रिश्चियन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे साथ जाते मंदिरों में जाते हैं, टीका भी लगवा लेंगे, वो पल्ला पंडित लोगों से वो भी ओढ़ लेते हैं सब कुछ, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन वो नॉर्मल है। अच्छा, वो व्यक्ति मुझे इस मंदिर में चलिए, वहाँ ये है, वहाँ वो, मंदिर वाले जब मुझे बुलाते हैं तो इस बात की मुझे ले जाता है, बड़ी हंसी खुशी से जाना चाहिए। उसके किस व्यवहार से नहीं लगता है कि हम दोनों में कोई अंतर है, और ये आम लोगों के बीच में। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार और ख़ासतौर पर यूपी को ही माना जाता है कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव और सेंसिटिव जगहें हैं, और चौपाल में अगर कोई चाय भी पी रहा है तो वहाँ पर भी सियासत डिस्कस हो रही है, वो यूपी में वैसे ही और बिहार में भी। लेकिन गोवा की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल उससे एकदम डिफरेंट है, वहाँ पर इस तरह से उस पॉलिटिक्स को लेकर, उन चीज़ों को लेकर बात नहीं होती। हालांकि अभी सिर्फ आपको 3 महीने हुए हैं वहाँ गए हुए, लेकिन क्या आपको उस तरह का डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, चौपाल में बैठने का तो मुझे मौका नहीं मिला, शायद लोग देगा भी नहीं मौका। लेकिन मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ कि हर मूनलाइट नाइट को मैं किसी गांव में जाऊंगी, और जैसे चौपाल बैठता है वैसे मैं बैठूंगी, और एक भी लाइट नहीं, सारी लाइटें गांव की, क्योंकि वहाँ हर गांव में बिजली है जी, तो सारी लाइट ऑफ रहेगी, और चांदनी रात में हम बैठेंगे, कुछ हंसी मजाक, कुछ खेल कूद, कुछ वहाँ के बारे में पुरानी कहावतें क्या हैं, वो कहावत फिर बिहार की कैसे मिले हुए हैं, आदि आदि, ये बहुत कुछ उसमें जोड़ा जाएगा। 1 घंटा ये कार्यक्रम होगा, 2 घंटा, उसके बाद उस गांव वालों के द्वारा सिंपल एक कोई चीज बनाएंगे खाने का, और सब लोग मिलके खाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि एक चांदनी रात को, एक पूर्णिमा को गोवन खाना खाएंगे, दोनों का तो मिक्स करके ऐसा करेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत ये वहाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपने ठीक कहा कि वहाँ इतना पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का जो वॉलंटरी सेक्टर है और वहाँ के जो आरटीआई वाले जो लोग हैं, कुछ लोग इतना सजग हैं कि वो हर चीज़ पर गवर्नमेंट के इस पे नज़र रखते हैं, और वो मेरे पास भी आते हैं, मुझे डेलीगेशन के साथ आते हैं, मुझे मेमोरेंडम दे के जाते हैं, मैं गवर्नमेंट को बुलाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उसके बारे में डिस्कस करी हूँ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाती हूँ मैं, वो मुझे बताते हैं, मंत्री को कभी कभी बुलाती हूँ। तो सजगता बहुत है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, लेकिन हर चौके चौराहे पर खाली नेता को डिस्कस कर रहे हैं, वो नहीं। जी मृदुला जी, हमारा आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम जो लोगों के कुछ खत हमारे पास आते हैं वो हम लेते हैं। तो एक खत हमारे पास आया हुआ है पटना से विवेक का, वो लिखते हैं कि अब आप गोवा की गवर्नर बन गई हैं, तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या करेंगी? अब ये तो मैं लेक्चरर हुई मोतिहारी में फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं जब 64 में एमए करने के बाद 14 दिनों के बाद मैंने वहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज में ज्वाइन किया। तो मोतिहारी बहुत ही कल्चरली भी हो, बड़ा बहुत रिच है, सब है, लेकिन मोतिहारी के जो एमपी हैं वो भी बहुत जनता से जुड़े हुए हैं, और मैं मोतिहारी का जो विधायक है को भी मैं जानती हूँ कि वो जनता, तो मैं यदि कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि मोतिहारी में होना चाहिए तो मैं अपना आइडिया उनको दे सकती हूँ, दूंगी, और वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मोतिहारी से मेरा बहुत लगाव है और मेरे बायोडाटा में मोतिहारी का नाम जुड़ा हुआ है। मैं और
पड़ोसी है, मैं मुजफ्फरपुर की हूँ, जी जी। तो सब खान पान सारा सब कुछ एक है। एक और हमारे पास खत आया है, ये भी बिहार से ही है, और सीमा है, ये लिखती हैं कि आप एक प्रिंसिपल रही हैं, तो आपको तालीम यानी शिक्षा के महत्व के बारे में आपको अच्छे से आप जानती हैं, तो बिहार की शिक्षा के लिए और उसकी तालीम के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, वो बिहार की शिक्षा के लिए तो मैं बहुत सुझाव देती रही। अभी मैं स्वच्छता अभियान से जुड़ी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की एक एम्बेसडर हूँ स्वच्छता अभियान के में। बारे में। तो मैंने अभी एक बनाया है कि बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, महिलाओं के लिए वो स्वच्छता से जुड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या शपथ लेना चाहिए, उनसे क्या करवाना चाहिए, ऐसा वैसा। मैंने अभी गोवा में इसको शुरुआत की है, वो हम बिहार के लिए भी भेजेंगे, बिहार के स्कूलों में भी होना चाहिए। इसलिए एक तो मेरा मुहिम है सारे देश के लिए और बिहार के लिए भी होना चाहिए कि वो एक मनुष्य निर्माण के पाठ्यक्रम होने चाहिए। जी। और आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं अपने घरों पर बैठे, उनको आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, आपकी सभी समस्याओं का निदान नहीं कर सकती। सरकार तो केवल थोड़ा सा मदद के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में है। इसलिए अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के लिए भी, विकास के लिए भी अपना ही प्रयास करना चाहिए और सेवा के कार्य से, इस कार्य के द्वारा छोटे छोटे कार्य से आनंद मिले, वैसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और कीमती ख्यालात से हमारे नाज़रीन को और हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, आज हमने बात की मृदुला सिन्हा जी से, और फिर से होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही किसी जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।